ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं अशोक कुमार जी के साथ। अशोक जी, आपने दर्जनों ऑपरेशंस किए हैं, साथ ही एक ऑपरेशन ऑफिसर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। ये दोनों कम्बिनेशन कैसे रहते हैं आपके बीच के अंदर कि एक तरफ तो आप एक फील्ड की जॉब करते हैं, कहीं एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है, कहीं भीड़ का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बनकर उभरते हैं। किस तरह से दोनों चीज़ें आपके अंदर आ पाई? देखिए, ये तो लाइफ का पार्ट है। जो आईपीएस की जॉब है वो बेसिकली एएसपी से शुरू होती है और 2 साल के बाद हम लोग जिले के वो हो जाते हैं एसपी एसएसपी। तो उसमें ऑपरेशंस में भी हमें लीड करना है और ज़िले की पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। अगर मैं ऑपरेशंस में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है, वो सोचते हैं कि ऑपरेशंस तो जवान्स करते होंगे, कांस्टेबल्स करते होंगे, हेड कांस्टेबल्स करते होंगे, किंतु ग्राउंड का सच ये है कि अगर मैं ग्राउंड पे लीड नहीं करूँगा तो फिर कोई साथ नहीं आएगा, ना उसमें क्वालिटी आएगी ऑपरेशन में। तो मैंने थ्रू आउट लाइफ अपना ये वो नियम बनाया कि कोई भी ऑपरेशन हो मैंने हमेशा फ्रंट से लीड किया। यहाँ तक कि हमें डकैतों की तलाशी करनी है, गन्ने के खेतों की कॉम्बिंग करनी है या कि तराई के जंगलों में कॉम्बिंग करनी है, तो मैं हमेशा लीड में रहा। क्योंकि आप लीड में रहोगे तो आपकी फोर्स, आपके जवान मोटिवेटेड रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, जनता भी आपको देखती है कि आप वहाँ पर हो, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैंने ऑपरेशन में तो शुरू पहले दिन से डे 1 से मैंने ये अपने लाइफ में वो बनाया कि उसको फ्रंट से लीड करना है। तो उसके ऑपरेशंस को ही कुछ लोग कम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है हमारे पास, क्योंकि जब आप जिले के एसएसपी हो तो आप उसकी समस्त पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मोस्ट अधिकारी आपके ऊपर ही है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही करना है। तो सिर्फ ऑपरेशन में कुछ लोग जो है बैक सीटर होते हैं, कुछ फ्रंट होते हैं, तो हमने शुरू से फ्रंट से लीड किया है, तो हमेशा ऑपरेशंस को एंजॉय किया है। तो मैं कह रहा था कि 91-92 की बातें कर रहा था, जब मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में अंडर ट्रेनिंग एएसपी था और फिर बाद में रेगुलर एएसपी था, और वो मंडल और कमांडल का दौर था। तो इसके आंदोलन को लेकर के भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे रिजर्वेशन को लेकर, और उधर उसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद आवाज। तो उन दिनों भी हमें बहुत सी क्राउड्स का सामना करना पड़ता था, तो वो हमने वहीं से इसको फ्रंट से लीड किया ऑपरेशंस को, वही हार्डकोर ट्रेनिंग हमने ली और उसको फिर थ्रू आउट ज़िंदगी उसी को हमने जो है फॉलो किया। सर, फिर लेखक कैसे बने आप? एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक टीम लीडर, और इसके बाद लेखन के अंदर आप एक किताब लिखते हैं खाकी में इंसान, जिसकी अगर शुरुआत के कुछ शब्दों की अगर बात की जाए तो खाकी के ऊपर जो अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि रिश्वतखोर है, बाकी हैं, और उसके बाद आप एक किताब लिखते हैं खाकी में इंसान, जिसके अंदर एक जो जवान है, जो एक सिविल के लिए जो लोगों की सेवा कर रहा है, उसके अंदर की भावनाएं आप दिखाते हैं। किस तरह से लिखने का, कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आप लेखन में आए? देखिए, लेखन के लिए मेरे विचार से जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है संवेदनशीलता, कि आप संवेदनशील हों, आप लोगों की समस्याओं के प्रति सेंसिटिव हों, आप भावनाएं, आप जो है उनको, आपके अंदर वो भावनाएं उनको फील कर सकें, आप अनुभूत कर सकें लोगों की भावनाओं को। तो वो अगर आप में है तो मेरे विचार से पुलिस सर्विस में आपको सबसे ज़्यादा अवसर आते हैं जब आप रियल में लेखन में आ सकते हो। क्योंकि हमें ज़िंदगी के बहुत रूप देखने को मिलते हैं, खराब से खराब रूप, भावनाओं के ऐसी भावनाओं के दौर चलेंगे कि आप जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते अदरवाइज नॉर्मल आदमी जो है, कि ऐसे रूप आपको देखने को मिलेंगे कि एक कहानी में हस्बैंड बलात्कार कर रहा है एक नाबालिग छोटी 11 साल की लड़की से, और उसको सपोर्ट कर रही है खुद उसकी वाइफ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाइफ जो है वही हस्बैंड को लड़की ला के दे रही है, उसको बहाने से बुला के ला के दे रही है। तो इतने हमें मतलब प्लॉट्स, इतनी सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो लेखक और पुलिस वाला होना मतलब दो वो नहीं है। यहाँ तो ज़रूरी है कि भावनाएं आपको, अगर आप में संवेदनशीलता है तो आप महसूस करेंगे दूसरे का दर्द, दूसरे की पीड़ा, और उसी को मैंने कागज़ पे उतारने की कोशिश की है।
तो क्या जो किताब है वो पूरी ज़िंदगी की जो हकीकत है, जो आपने जो कुछ देखा है, महसूस किया है, उन्हीं सब चीज़ों को आपने किताब में उतारा है? बिल्कुल, ये उन्हीं का निचोड़ है। वैसे मैं लिखता तो आईआईटी के दिनों में भी था, वहाँ भी मुझे सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार भी मिला था, किंतु यहाँ पर आकर के मैं अपनी डायरी जो है ना आईआईटी के दिनों से, बल्कि 10वीं के दिनों से लिख रहा था। तो उसमें जो भी मुझे फीलिंग होती थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती थी, तो उसको मैं डायरी में नोट करता जाता था। तो उन्हीं का एक संकलन है कि जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है कि खाकी में भी इंसान ही होते हैं। लोगों में, आम लोगों में भावना है कि खाकी में तो ये है वो है, मतलब कई तरह के आरोप लगते हैं। तो खाकी में भी इंसान ही है, और सिर्फ अगर हम अपनी इंसानियत बनाए रखें और अपनी संवेदनशीलता बनाए रखें तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और इसमें हमें लोगों को मदद करने का बहुत मौका मिलता है, उनकी ज़िंदगी में फ़र्क लाने का बहुत मौका मिलता है। बीएसएफ में जवानों की बहुत कमी है, इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? जवानों की बेस में कमी विशेष मैं नहीं मानता। पहले था 10-11% शॉर्ट थे, बट अभी तो बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है, और ऐसी कोई बड़ी कमी मेरे हिसाब से नहीं। काफ़ी तादाद में बीएसएफ के जो जवान हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक फेज आया था। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो इनकी जो पेमेंट है, जो बाकी चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले इनको ज़्यादा पे करते हैं, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए इनको अपने घर और बाकी चीज़ों को देखते हुए जॉब छोड़नी पड़ती है? नहीं, 2008-2009 के आसपास एक फेज आया था जब वॉलंटरी रिटायरमेंट हमारी साल में 7-8 हज़ार तक चली गई थी। एवरेज हमारी 3-4 हज़ार की है। तो वो फेज का मेरे विचार से बड़ा कारण है कि उन दिनों 6th पे कमीशन लागू हुआ। 6th पे कमीशन में तनख्वाहें बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई जवानों की भी। तो उसके बाद पेंशन भी ओबियसली डबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, नौकरी बड़ी टफ है जवान की, हैं। जैसा मैंने कहा, 6 घंटे दिन 6 घंटे रात वो बॉर्डर की रक्षा करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है। तो ओबियसली 20 साल के बाद जब आप वॉलंटरी सर्विस जाने का प्राविधान है, 20 साल की अगर आपकी सेवा हो गई हो तो आप जा सकते हो, तो आपको पेंशन मिलेगी। तो वो जो तनख्वाहें बढ़ी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त ऐसा हुआ कि पेंशन बढ़ गई। लोगों ने सोचा जितनी मेरी तनख्वाह था इतना तो मुझे पेंशन ही मिल जाएगी। जिन लोगों की 20 साल की सेवा हो गई थी, तो इसलिए 1-2 साल तक लगातार हमारे 6th पे कमीशन आने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट बढ़ी। अदरवाइज़ उसकी रेशो वही है जितना पहले था। टोटल हमारे 3 से 4 हज़ार आदमी पर साल रिटायर होता है, जिनमें से 1 हज़ार से कम ही है नंबर जो वॉलंटरी रिटायर होते हैं। बाकी लोग सेवा पूरी करके रिटायर होते हैं। तो उनके बहुत सारे कारण हैं, परिवार है, किसी को कोई जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए करते हैं। और कुल मिलाकर के पे पैकेज भी अशोक जी, अगर बात करें अर्धसैनिक बलों की और स्पेसिफिकली बीएसएफ की, सेना के जवानों के बराबर ही काम होता है कहीं ना कहीं? अगर वैसे देखें तो सेना के जवान कैंटोनमेंट में रहते हैं, बल्कि आप तो एग्जैक्ट बॉर्डर के ऊपर रहते हैं। एक एक इंच की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर है। ऐसे में जो सुविधाएं और जो भत्ते मिलते हैं वो सेना के मुकाबले कम मिलते हैं अर्धसैनिक बलों को, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो सही है कि बीएसएफ के जवान की ड्यूटी बहुत कठिन है, और वो दिन रात बॉर्डर पे ड्यूटी करता है, तो उसकी ड्यूटी सच में बहुत कठिन है। मेरे विचार से पिछले कुछ सालों में गृह मंत्रालय ने इसमें काफ़ी कदम उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम उनको सेना के बराबर वो देंगे, और बहुत सी चीज़ें सेना के बराबर हो गई हैं पिछले कुछ वर्षों में। आप देखिए, कुछ एक इशू बाकी हैं, तो मेरे विचार से सब पे काम चल रहा है। तो ये कोई अब बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की सुविधाएं और बीएसएफ के जवानों को मिलनी चाहिए? अगर आज के संदर्भ में बात करें कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनके अलावा इनको कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो आपको पर्सनली लगता है कि मिलनी चाहिए? जैसे कैंटीन की सुविधा पहले नहीं थी, अर्धसैनिक बलों के पास, बीएसएफ के पास नहीं थी, किंतु पिछले 5-7 सालों में ये सुविधा आ गई है। लेकिन आज भी उतना उनको बेनिफिट उस कैंटीन में नहीं मिल रहा है जो सीएसडी के अंदर मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने बड़ी गहराई से देखा है जी। तो वो सुविधा आ गई है, और वो उसके जो सुविधा का परसेंटेज है वो भी काफ़ी बेटर हो गया धीरे धीरे, क्योंकि नई चली थी ना ये। कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम जब नया चलता है तो टाइम लगता है उसे एस्टेब्लिश होने में। अभी हम आधे से ज़्यादा आइटम में ऐसा है कि सीएसडी से कम है, मतलब रेट्स हमारे। दूसरी बात, सीएसडी को हर जगह वैट माफ़ है पूरे देश में, किंतु
हमारे के लिए हर स्टेट को अलग अलग करना पड़ रहा है। तो अभी लगभग 15 राज्यों ने वैट माफ़ कर दिया है। तो जहाँ वैट माफ़ है वहाँ तो हम उनसे बहुत कई आइटम में उनसे कम हो गए। तो जैसे मैंने राज्यों के साथ बातचीत जारी लेवल में पहुंची है, और कब तक उम्मीद है कि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी उसी तरह की सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मैंने कहा एक सिस्टम बन गया, बने हुए 7-8 साल हुए, फिर उसको धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश हो गया, फिर हमें अच्छी चीज़ें ब्रांडेड आइटम्स वहाँ मिलने लग गए, उन पे रेट्स पहले से बहुत कम हो गए, फिर हमने वैट भी पैरेलली लिया, 14-15 गवर्नमेंट्स ने उसे माफ़ भी कर दिया। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब ये विचार है टॉप लेवल पे, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, नहीं तो बढ़ती ही नहीं। तो काम काफ़ी हो रहा है इस दिशा में। तो बीएसएफ के जवानों की अगर बात की जाए, खेलों के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खेलों के अंदर क्या कुछ उपलब्धियां लाने के लिए और किस ढंग से नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बीएसएफ काम कर रही है? देखिए, खेलों में तो बीएसएफ हमेशा बहुत आगे रही है, और आपको पता है इवन फुटबॉल में, हॉकी में, इवन जो संतोष ट्रॉफी में और राष्ट्रीय हॉकी वगैरह में भी हमेशा वो फाइनल्स में पहुंचती रही है। किंतु लेटली जो है हमारे जो खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन की जो वो पॉलिसी है, उसमें कुछ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्टेगनेंसी है। तो वह उसके बारे में श्योर नहीं, क्योंकि मैं आजकल उसको नहीं देख रहा हूँ। तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को कुछ और सुविधाएं मिले तो बीएसएफ के खिलाड़ी भी ओलंपिक के अंदर जाकर अपना दमखम दिखा पाएंगे। नहीं, सुविधाएं तो खैर हमने बहुत देते हैं, हम लोग बहुत दे भी रहे हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया है। अभी हमारे एक लवराज सिंह जी माउंटेनियर हैं, उनको पद्मश्री मिला है क्योंकि 5 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। तो उपलब्धियाँ हमारी हो रही हैं। अशोक कुमार जी, हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा प्रदेश की किसी बड़ी हस्ती के साथ। हकीकत का अध्ययन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।